आज का जो अपना वीडियो है वो है SBI PO प्रीलिम्स के लिए। बहुत सारे लोगों ने बोला था मुझे कि सर हमें इसके बारे में बताओ SBI PO। तो इसमें क्या क्या आता है, देखो SBI PO जो है ना वो भी बाकी बैंकों की तरह सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है सिलेबस में। बस थोड़ा सा मेंस के अंदर है ना थोड़ा सा हार्ड आता है, और कोई प्री में सेम आता है जैसे नॉर्मल बैंक के एग्ज़ाम में सभी बैंकों में आता है। तो मैं आज आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन। प्रीलिम्स के लिए बोल रहा हूँ। तो प्रीलिम्स में वही वाली बात, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश आती है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आती है, इसके अंदर इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होती, ठीक है। इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होती। तो अब क्या है, इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होती ना, तो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि मैथ में स्कोर कर लेंगे 25, रीजनिंग में 25, इंग्लिश में 30 कर देंगे, ठीक है। फिर जब किसी को अटैम्प्ट बताते हो कितने करके हैं 80, जैसे लास्ट की कट होती 56.75 या 58.75 समथिंग ऐसा कुछ था, शायद 56 का ही थे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं अभी। तो जब 80 करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होना, उसका रीज़न पता है क्या है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए पेपर में चाहे कम अटैम्प्ट करो बट एक्यूरेसी रखो। मैथ रीजनिंग की जो एक्यूरेसी है ना वो हमेशा 100% का ही सोचो, 99% का भी मत सोचो, क्योंकि वो फंसाएगी हर जगह पे। इंग्लिश में चल सकता है कि 60 से 70% हो तो भी काम चल जाता है। 60 से 70% का मतलब जैसे 15 का 60% कितना होता है, 9 नंबर आ रहे हैं। यदि यहाँ 25 नंबर 50 नंबर ये होते एक्यूरेसी के, चलो 2-3 नंबर वो दे देते और 9 नंबर होते तो यहाँ काम चल जाता। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि तीनों सब्जेक्ट का जो वेटेज है ना वो इक्वली रखना है, एक तरह से कि भाई तीनों को ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, इंग्लिश को अवॉइड कर दिया। जितना अवॉइड करोगे इंग्लिश उतनी तुम्हारे पीछे पड़ेगी इंग्लिश। उसका रीज़न अभी बताऊँ आगे कि आपको इंग्लिश का मतलब मेन रोल कहाँ पे आ जाता है, ठीक है। देखते रहना आप पूरी वीडियो। जैसे मैथ रीजनिंग है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश का रोल बताता हूँ क्या होता है। पेपर हार्ड आया आपसे मैथ में, से लास्ट ईयर मैथ में 18 से 20 क्वेश्चन ही मैक्सिमम हो रहे थे। आप मानोगे नहीं, DI जो थी ना वो 3-3 4-4 लाइन की थी क्वेश्चन, मतलब तो क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम जा रहा था प्री के अंदर। तो तुम्हें पता ही है 20 मिनट मिलते हैं। DI आ तो 10 नंबर की रही थी बट सॉल्व 4 से 5 क्वेश्चन हो रहे थे इस वजह से। अब मेन चीज़ होती है कि भाई एक तो क्वेश्चन हार्ड सॉल्व करना सीखो, थोड़े से लेवल को बढ़ाओ। अब कुछ मैं टेस्ट सीरीज़ का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, मैं इंस्टाग्राम पे बता दूँगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ का यूज़ करना चाहिए वैसे। तो अब क्या होता है कि लोग इजी टेस्ट सीरीज लेते हैं कि पैसों के चक्कर में, अब तुम समझ ही गए होगे, बाद में फिर वैसा पेपर आता नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अपने लेवल को हार्ड करो, माइंड को भी वैसा सेटअप करो ताकि ये सब चीज़ें सीख सको। अब जैसे रीजनिंग आती है, रीजनिंग में क्या होता है, पज़ल फंस जाती है, पज़ल फंसते ही तुम्हारा पेपर फेल है। मतलब एक पज़ल फंसी नहीं, PO में तो ऐसा होता है 5 से 6 मिनट जाते हैं एक पज़ल में। तो तुम्हें सिलेक्शन भी उसी पज़ल का करना है जिसको तुम लगता है कि सॉल्व भी कर सकते हो। तो वो तब होगा जब तुमने इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस की होगी पज़ल्स के ऊपर कि यार ये वाली पज़ल सर्किल बेस आ गई, इनर आउटर फेस वाला आ गया ना, तो मेरा वो बनेगा ही बनेगा हमेशा ही। तो ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा तभी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। जैसे कई बार क्या होता है स्क्वायर बेस्ड आती है, तो स्क्वायर आ तो गया बट उसमें क्या होता है ये नहीं बताते कौन सा अंदर है कौन के बाहर है, तब दिक्कत आ जाती है। तो उसमें PO में बस यही होता है कि वो लेवल को ऐसा कर देते हैं कि आपका माइंड सोचने को मजबूर हो जाए। नहीं तो क्या होता है लोगों का रट्टा होता है, 4 आउटर में है, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो आउटर में बैठे हैं,
तो इजी हो जाता है। फिर यहाँ पे एक एक इंसान एक बार यहाँ रख लेता है, एक बार यहाँ रख लेता है। उसमें क्या होता है कि बस ऐसे दे दिया और बता दिया कि भाई कुछ लोग जो है आउटर में है, कुछ इनर में है, सेंटर में है, मतलब कि नॉर्थ साइड में फेस है, साउथ साइड में फेस है, जो भी है बस ऐसे बता देते हैं। तो इसलिए जैसे ये भी पेपर में तुम्हारा फंस गया और ये 20 से 22 नंबर ला के दे रहा है तुम्हें। मैथ में भी इतने ही आ रहे हैं 20, रीजनिंग में 20 से 22। अब चलो यहाँ मैंने टोटल मान लिया तुम्हारा 44 से 45 नंबर आ रहे हैं। अब लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी है? 56 है, अपन ऐसे ओवरऑल में मानते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है? अब इंग्लिश तुम्हें बचाएगी। यदि तुमने इंग्लिश के लिए ऐसे प्रैक्टिस की होगी कि 15 मार्क्स तो तुम्हारे आ रहे होंगे, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, वो देख लेना। इंग्लिश को स्टार्ट कैसे करना है, कैसे पढ़ना, आता बेसिक ही है उसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं आता कि हार्ड आता है, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त थे उन्होंने 26+ भी अटैम्प्ट किए थे, बट एक्यूरेसी उनकी 99% थी इंग्लिश में। तो इसलिए मेन रोल इंग्लिश ही प्ले करता है जब भी SBI का पेपर देने जाओगे, क्योंकि ये धोखा देते वक्त टाइम नहीं लगाते। इंग्लिश धोखा देती है बट तुम्हें नंबर भी देती है। ये दोनों पे भरोसों पे जाओगे तो तुम पेपर में ये वाली चीज़ ख़राब कर जाएगी। इसलिए तुम्हें तीनों सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना है। अब आपको थोड़ा सा मैथ में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले खेल होता है एक्यूरेसी का, फिर होता है स्पीड का। स्पीड का खेल देखने के लिए मैंने 3 से 4 वीडियो बना रखी है, वो अच्छे से देख लो। अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपकी स्पीड का कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा ही यदि तुम मेहनत करोगे तो। एक्यूरेसी हमेशा आपको 1 से 2 नंबर आगे लेके जाएगी, ठीक है। शिफ्ट हार्ड होती है तो 3 से 4 भी लेके जाती है। अब बात आती है कि मैथ को सॉल्व कैसे करें, क्या सॉल्व करें। स्टार्ट में देखो, आदत सब ने आदत डाल रखी है, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन देखते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, देखनी भी चाहिए। अप्रोक्सीमेशन के बाद में लोग ढूंढते हैं या तो क्वाड्रेटिक देख लेंगे या फिर मिसिंग नंबर सीरीज़ देख लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करते हैं, इनकी आदत होती है एक DI सॉल्व करेंगे और कैसे भी करके 20 से 22 क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे। अब दिक्कत क्या होती है कि अपना माइंड सेट ऐसा होता है कि अपन ने अर्थमेटिक को कभी सॉल्व ही नहीं किया होता, तो उसकी वजह से हमेशा कोई भी अपन अर्थमेटिक का ईजी से ईजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आते हैं बोट एंड स्ट्रीम, ये इजी होता है क्वेश्चन, लोग देखते ही नहीं हैं। परसेंटेज का इजी होता है, मेंसुरेशन का इजी होता है, ठीक है। 3 टॉपिक। चौथा होता है SICI। 5 होता है टाइम एंड वर्क। आने को तो ऐसे तो पार्टनरशिप भी ईजी होता है। ये 6 टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो तुम वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। मेन रीज़न क्या होता है कि अपन लोग अपना माइंडसेट इन सब चीज़ों पे अप्रोक्सीमेशन, तो पहले अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करो। माइंडसेट कैसे चेंज करना है, थोड़े मॉक में 1 DI कम कर लो, ठीक है। मॉक में तुम्हें मॉक होते इसीलिए कि तुम कुछ नया सीख सको। तो तुमने जैसे इसमें देखा, सबसे पहले 1 DI कम कर ली, तुम अर्थमेटिक के लिए जाओ, जो तुमने टॉपिक कर रखे उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारा माइंड वहाँ पे भी ये चीज़ ना बोले कि यार अर्थमेटिक नहीं होगा, तो उससे तुम मत करना। नहीं तो कई बार क्या होता है, हार्ड आ गया पेपर, जैसे लास्ट ईयर DI दोनों हार्ड थी, हार्ड नहीं थी मतलब इजी थी, बट वो लाइन जो थी ना, वो 4-4 लाइन के क्वेश्चंस थे। तो आपको खुद को ही डर लगने लगेगा, यार मैं 4 लाइन पढ़ूँगा, क्योंकि अपन जो मॉक देते हैं उसमें तो 1 से 2 लाइन होती है, वही पढ़ते हैं। हम एक था 6 लाइन का क्वेश्चन था, जिसमें ऐसे बता दिया है कि भाई AB जो है CD के इक्वल है, ऐसा करके क्वेश्चन था जिसमें X लेना था। तो हार्ड पड़ गया था वो क्वेश्चन। अब 6 लाइन को पढ़ने से अच्छा है कि अर्थमेटिक की 3 से 4 लाइन पढ़ी जाए
और उसमें तो पता ही होता है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आप फिर वही DI पे जाओगे और बाद में जब अटैम्प्ट होंगे तब 18 से 20। लास्ट ईयर 18 से 20 हो रहे थे, बहुत बड़ी बात थी मैथ में। मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज़ मेरे को तो आज भी ध्यान है, पिक ही नहीं हो रही थी। और वही होता है ना कि अपन तो लेके करेंगे ही भाई, कुछ भी हो जाए रॉन्ग नंबर ऐसे करेंगे, ऐसा करोगे ना तो पेपर छूटता ही छूटता है। स्किप करने वाली चीज़ एक हमेशा सीखो कि भाई मैं 2 अटैम्प्ट मारूंगा, तीसरे में स्किप, बस माइंड में यही बना के बैठो। और मॉक में भी यही करो, मॉक में ये मत सोचो कि ये तो ईजी है, ये तो मैं सॉल्व कर दूँगा। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो सीधा सीधा फंडा, उन्होंने 5 पजल देनी है और 10 नंबर का एक्स्ट्रा जो भी छोटा मोटा जिसे मैं कहता हूँ। तो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पहले एक एक दो दो नंबर उठाते हैं। इससे अच्छा तुम कोई भी दिमाग में बिठा लो कि मुझे 5 में से 5 पजल नहीं बनानी है, 5 में से 3 पजल बनानी है। और सिलेक्ट कर लो जल्दी सी, कोई ना 1-2 मिनट जाएगा बट तुम्हें ये पता लग जाएगा, पूरा पेपर को 1-2 मिनट में देख दो ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि तुम्हें कौन सी पजल करनी है और कौन सी नहीं करनी है। क्योंकि जैसे होता है, अब जैसे अनसर्टेन नंबर होता है, अब जैसे मेरा ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि अनसर्टेन मैं ईज़िली ढूंढ लेता हूँ। बट क्या होता है कई बारी जब धोखा देने वाली होती है तो अनसर्टेन भी धोखा दे देती है, तो अपन अंदर से कॉन्फिडेंस पता है क्या होता है, नहीं यार मैं तो कर दूँगा सॉल्व, कुछ भी हो जाए। ये मैं घर पे भी करता था, वहाँ पे नहीं हुई, दूसरे अटैम्प्ट के बाद में तीसरे अटैम्प्ट में इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, आज तुम्हारी किस्मत में ये पज़ल नहीं लिखी हुई तो तुम इसको छोड़ दो। यदि स्किप करना नहीं छोड़ोगे ना तो ये पज़ल 10 मिनट भी खा जाएगी। तुम जानते हो कि टोटली 20 मिनट होते हैं और सारा खेल ही नहीं पे होता। यदि तुम इसमें 25 ले आते हो ना तो तुम कंपटीशन में आ जाओगे, वो भी SBI PO के। अब कुछ कहते हैं हमारा रीजनिंग सबका स्ट्रॉन्ग होता है, बट वो 20 मिनट होते हैं ना उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं होता सिर्फ, बस वहाँ खेल ख़त्म हो जाता है। अब कुछ कहते हैं मॉक के बाद तो सर हम 35 में से 35 ले आते हैं, उसका फ़ायदा क्या, किसको दिखाने, कोई कॉपी चेक हो रही है। मेन रीज़न है वहाँ पे 20 मिनट, और उस 20 मिनट को कैसे यूटिलाइज़ करते हो, कैसे शिफ्ट आती है तुम्हारी, ये सब बहुत चीज़ें डिपेंड करता है। तुम्हारा लक, वो दिन तुम्हारा है या नहीं है, ये 5-6 चीज़ें काम करती हैं साथ में, तब जाके कुछ ऐसा बनता है कि तुम SBI के लिए सिलेक्ट होते हो। तो आज मैं तुम्हें प्री के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे बेसिक कि ऐसे करना है। अब तुम्हें भी पता है पज़ल बनानी, अब मैं यहाँ तुम्हें पज़ल बनानी तो सिखा नहीं सकता कि भाई ये सर्किल है यहाँ रख लो, एक यहाँ रख लो, वो तो कोई रीज़न नहीं है, वो तो पज़ल तुम्हें ही बनानी सीखनी है। मैं थोड़ा गाइड कर रहा हूँ कि कैसे पढ़ना और क्या पढ़ना होता है। अब देखो जैसे रीजनिंग के अंदर ही बताता हूँ और चीज़ें क्या होती हैं। अब तुमने जैसे 3 पज़ल बना ली, कई बार क्या होता है 12 मिनट में 3 पज़ल बन गई, तो अपन सोचते हैं यार अब एक और पज़ल बना लें, तो नहीं, उस टाइम उस पज़ल में मत जाओ। जो 10 नंबर पड़े हैं ना आपके एक्स्ट्रा वाले, उन पे जाओ ताकि आप स्कोर कर सको, क्योंकि वो परफेक्ट में ही है, वो तो ईजी होंगे सारे ही। तो देखो 15 यहाँ से हो गए, 10 यहाँ से हो गए, तो 25 नंबर हो गए। एक्यूरेसी के साथ में आपके 27-28 हो जाएंगे, आपको एक पज़ल करने की नीड भी नहीं है। यदि तुम यहाँ से 26 नंबर ला रहे हो, मैथ में यदि 22 ला रहे हो तो 48 आ रहा है, चलो इसका 2 नंबर मतलब एक्यूरेसी का मान लेते हैं तो 50। यदि 50 नंबर ला रहे हो ना, तब वहाँ से यदि तुम इंग्लिश में 10 भी ला रहे हो तो तुम एक बार तो सेफ साइड हो। कट ऑफ का नहीं पता लगता, वो तो पेपर पे डिपेंड करती है कट ऑफ की। अभी थोड़ा ना बोल सकते हैं यार इस साल कट ऑफ ये जाएगी। एक आदत होती है लोगों की, मैथ रीजनिंग का पहले ही सोच के जाते हैं, कैसे भी करके 55 अटैम्प्ट कर देंगे यार, फिर इंग्लिश में अपन कोई ना 30 कर देंगे, जिसमें से अपने 10-12 आ जाएंगे। तो ये माइंडसेट बना के कभी मत जाना, जितना तुम सोचते हो ना उतने कभी क्वेश्चन होते ही नहीं है। तुम्हारा थॉट जैसा तुम सोच के जाते हो वैसा नहीं होता ना, तो तुम्हें लगता है यार अब मैं फ़ेल हो गया। अब जैसे कुछ होते हैं मैथ में सोच के जाते हैं 25 मैथ में करूँगा, 30 रीजनिंग में करूँगा, कुछ भी हो जाए, और देन वहाँ पे क्या होता है उल्टा हो जाता है, यहाँ 18-19 होते हैं, यहाँ 22 से 24 ही होते हैं। और बाद में तुम्हारा ऐसे डीमोटिवेट होते हो कि तुम्हें ऐसा लगता है मेरा तो कहीं सिलेक्शन होगा ही नहीं।
तो इसलिए इसको अच्छे से कहते ना, जितना तुम हार्ड लेवल की पज़ल बनाओगे, लेवल अपना हार्ड इसलिए रखो, माइंड सेट हार्ड रखोगे ना, तो वहाँ पे इजी पज़ल मतलब थोड़ी हार्ड पज़ल भी आपको इजी लगेगी। अब तुमने स्टार्ट ही माइंड को ही ऐसा प्रिपेयर कर रखा है कि भाई इजी इजी ढूंढ ले, बाकी छोड़ दे, तो फिर वो एग्ज़ाम में भी ऐसे करता है कि भाई इजी ला मेरे पास सामने, मैं तो हार्ड मैंने ना सॉल्व करवाई, तूने मुझसे ना मेरे को ओपन किया, ऐसे कभी, तो इसलिए फिर वैसे ही हो जाता है। इंग्लिश का मैंने तुम्हें एक वीडियो बनाई है, हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश, वो वीडियो देख लेना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैं बस इतना ही बताऊँगा, इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी रखना बहुत मुश्किल है। तो इसमें यदि 60 से 70 भी रखते हो, बट 60 से 70 तब चलेगी जब उन दोनों में 100% होगी, तब जाके आपको कोई काम बनेगा। इसलिए पहले से मत सोचना कि भाई मैं इंग्लिश को ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, आर से फिक्स आता है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर हैं आर सी के, वही आएंगे इसके अंदर। जैसे क्लर्क का पेपर दिया है ना तुमने, वैसा ही आएगा पेपर, बस उसका थोड़ा सा हाई लेवल कर देते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। सेम का सेम पेपर आता है पीओ में भी, और इजी आता है, ऐसा नहीं है कि भाई इंग्लिश हार्ड आ रही है कि सॉल्व भी नहीं हो रही। इसलिए इंग्लिश को भी आप आराम से कर सकते हो। बाकी मैं एक अभी वीडियो बनाऊंगा, उसमें एसबीआई पीओ के लिए वापस बनाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है आपको, मतलब क्या कहाँ से पढ़ना चाहिए और कौन से मॉक देने चाहिए, ठीक है। तो आज आपको देख लेना, ये इसी हिसाब से पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में भी और बता दूंगा एक बार फिर से।